हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। अभी तक की क्लासों में आपने गणित की जो संख्याएं होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और वर्ग, उनमें कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती है उनके बारे में पढ़ा। आज का अपना टॉपिक है घनफल। आज हम वैदिक गणित में किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक गणित में किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए 3 विधियां दे रखी है, जिनमें से पहली विधि है निखिलम विधि, दूसरी विधि है उपसूत्र अनुरूपण विधि और तीसरी विधि है एकाधिकन पूर्वण विधि। आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घन ज्ञात करने की जो पहली विधि है वो है निखिलम विधि। वैदिक गणित में घन और वर्ग दोनों के लिए निखिलम विधि दी गई है। वर्ग ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार निखिलम विधि में सूत्र दिया गया है, उसी प्रकार घन ज्ञात करने के लिए भी निखिलम विधि में सूत्र दिया गया है। तो आइए पहले देखते हैं सूत्र क्या है। निखिलम विधि से संख्या का घन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या, यानी जिस संख्या का घन ज्ञात करना है हमें, प्लस 2 इंटू विचलन, और ये पहला भाग। दूसरे भाग में 3 इंटू विचलन और इसका स्क्वायर, और तीसरे भाग में विचलन का क्यूब होता है। ठीक है, मतलब निखिलम से जब हम किस संख्या का घन ज्ञात करते हैं तो 3 भाग बनते हैं। पहले भाग में संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, दूसरे भाग में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरे भाग में विचलन का क्यूब लिखा जाता है। तो आइए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 18 का क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है, निखिलम विधि से। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे संख्या क्या है। संख्या हो गई अपने पास 18, जिसका हमें घन ज्ञात करना है। फिर इसके बाद में इसका आधार हो गया इसका 10, क्योंकि 18 10 के पास में, और आधार और संख्या के बाद में निकालेंगे इसका विचलन। विचलन मतलब ये संख्या आधार से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ये हो गया इसका प्लस 8। अब ये सारे जो मान है वो उठा करके रखेंगे सूत्र में। संख्या हो गई 18 प्लस 2 का 2 इंटू विचलन हो गया इसका प्लस 8। फिर ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग में 3 इंटू जो विचलन दिया गया है उसका स्क्वायर, ठीक है, और तीसरे भाग में जो विचलन दिया हुआ है उसका क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व होगा ये गुणा, बोडमास नियम के अकॉर्डिंग पहले गुणा होता है फिर जोड़ होती है। तो ये हो गया 18 प्लस 8 को 2 से गुणा किया तो 16। दूसरे भाग में पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 8 का क्यूब यहाँ पे हो गया 512। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे। ये हो गया 34, इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 12 हासिल का 1, 18 और 19 192, और ये हो गया 512। यहाँ तक करने के बाद आपको ऑब्लिक हटाना है, और ऑब्लिक हटाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आधार में कितने जीरो है। आधार में 1 जीरो है तो आपको बाकी के अंक आगे भेजने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये 51 जाएगा आगे और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 34, 192 में 51 जोड़ा तो ये हो गया 3 4 और 2 243, और यहाँ पे बचा 2। अब यहाँ पे 3 अंक है, इसमें से 2 अंक चले जाएंगे आगे और वो जाके इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास 34 में 24 को जोड़ा तो ये 58 हो गया। पीछे बचा यहाँ पे दूसरे भाग में 3 और लास्ट वाले भाग में 2। अब ये ऑब्लिक हट जाएंगे तो पीछे बचेगा 5 8 3 2, मतलब 18 का क्यूब आ गया 5832। ठीक है, चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और इस बार हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसमें आधार के साथ साथ उपाधार की भी जरूरत पड़े। अब अगर हम कोई ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसमें आधार के साथ साथ उपाधार भी लेना पड़ रहा है तो उसके लिए सूत्र थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि जब उपाधार अंक लेंगे तो सूत्र क्या लगाएंगे हम। तो जो उपाधार अंक लेंगे तो सूत्र हो जाएगा उपाधार अंक, यानी जो पहला जो भाग है उसका उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, यानी पहले भाग में आएगा उपाधार का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, और जो इसका दूसरा भाग है उसमें आ जाएगा उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और जो तीसरा भाग है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो है जो रहेगा, मतलब विचलन का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सूत्र। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 46 का क्यूब करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो संख्या हो गई 46 जिसका हमें क्यूब करना है, ठीक है। उसके बाद में इसका आधार हो गया 10, क्योंकि 46 40 के पास है, 40 10 का गुणांक है, तो ये हो गई आधार इसका। आधार के बाद में उपाधार लेना पड़ेगा, क्योंकि संख्या जो है वो सीधे सीधे आधार के पास में नहीं है। तो उपाधार के लिए 10 को करेंगे 4 से गुणा, जिससे 40 हो जाएगा, और संख्या 40 के पास है तो उपाधार हो गया 10, और उपाधार के बाद में आ जाएगा इसका विचलन। और विचलन डिपेंड करेगा 40 पे, 40 से 46 6 बड़ा है, तो विचलन हो गया +6। ये सारे मान उठा करके आपको सूत्र में रखने। तो उपाधार अंक हो गया अपने पास 4, उपाधार का स्क्वायर कोष्टक, संख्या हो गई अपने पास 46 प्लस 2 इंटू विचलन हो गया अपने पास 6 ऑब्लिक, फिर उपाधार अंक हो गया अपने पास 4 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और लास्ट वाले भाग में आ जाएगा 6 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 46 और पहले इनका गुणा, फिर ये गुणा होकर इसमें जुड़ेंगे 12 और 46 हो गए 58, ठीक है। फिर इनको करेंगे सॉल्व, तो 4 इंटू 3 12 और 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 6 का क्यूब हो गया 216। इसको सॉल्व करेंगे 58, तो ये हो गया 928, 12 और 36 को गुणा किया तो ये हो गया 432 और यहाँ पे 216 का 216। अब आपको सभी पदों में से जो एक्स्ट्रा अंक है उनको आगे भेजना है। तो यहाँ पे 6 रहेगा, क्योंकि आधार में 1 0 है तो 6 रहेगा, और 21 जाएगा आगे, तो ये हो गया 928, 21 आया इसमें, तो ये हो गया 3 5 और 4 453, और पीछे बचा 6। अब यहाँ से 45 जाएगा आगे वाले भाग में, तो 45 जब इसमें आया तो ये हो गया, और ये 973 और पीछे बचा 3 और ये हो गया 6। अब आप ऑब्लिक हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 97336, यानी 46 का क्यूब हो गया 97,336। ये है निखिलम विधि। निखिलम के बाद में घन ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है वो है उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र अनुरूपण में वर्ग और घन दोनों ज्ञात करने के लिए विधियां दे रखी है। जिस प्रकार उपसूत्र अनुरूपण से वर्ग ज्ञात करने के लिए हम a + b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार उपसूत्र अनुरूपण से घन ज्ञात करने के लिए हम a + b का होल क्यूब वाली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। अब पहले देख लेते हैं a + b का होल क्यूब वाली सर्वसमीका क्या है। जब हम a + b के होल क्यूब का विस्तार करते हैं तब हमें मिलता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। तो आपको सेम ऐसे ही जब आप किसी संख्या का घन ज्ञात करोगे उपसूत्र अनुरूपण से, तब आपको 4 पद बनाने हैं, और चारों पदों में इनके अनुसार ही संख्या लिखनी है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 45 है जिसका मुझे क्यूब करना है उपसूत्र अनुरूपण से। तो सबसे पहले तो इसमें इकाई और दहाई का अंक निकालेंगे। इसमें इकाई का अंक है अपने पास 5 और दहाई का अंक है अपने पास 4। जो इकाई का अंक दे रखा है उसको मानना है आपको b, और जो दहाई का अंक दे रखा है उसको मानना है a। अब ये मान उठा के आपको इनमें रखना है। तो पहले तो 4 भाग बनाएंगे, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ठीक है। पहले भाग में यहाँ पे a का क्यूब दे रखा है तो आप दहाई के अंक का क्यूब करोगे, ये आ गया दहाई के अंक का क्यूब। और लास्ट वाले भाग में b का क्यूब दे रखा है तो इकाई के अंक का क्यूब करोगे, ठीक है। बीच वाले दूसरे भाग में 3a² भी है तो 3 का 3 a² की जगह पे आप करोगे 4 का स्क्वायर, और b की जगह पे आप करोगे 5। और तीसरे भाग में 3 a की जगह पे आप करोगे 4 और b की जगह पे आप करोगे 5 का स्क्वायर। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो इस वाले भाग में 4 का क्यूब होता है 64। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 48, और इंटू 5 हो गया, ये हो गया 80 और 8 24 240,
ठीक है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुणा किया 100, 100 को 3 से गुणा किया तो 300 और लास्ट में 5 का क्यूब होता है 125। ये सॉल्व करने के बाद आपको ऑब्लिक हटाना है और ऑब्लिक हटाने के लिए हम पहले अंकों को आगे भेजेंगे। सबसे पहले ये 12 जाएगा आगे, तो यहाँ पे हो गया 64 का 64, ये 240 का 240 और जब 12 इसमें आया तो ये हो गया 312 और पीछे बचा 5। यहाँ से 31 आएगा आगे, तो ये हो गया 64 का 64, 240 में 31 जुड़ेगा तो ये हो गया 1 7 और 2 271, ये बचा 2 और ये 5। अब यहाँ से 27 आएगा आगे, तो 27 इसमें जुड़ेगा तो ये हो गया 11 और 6 8 और 1 9 और पीछे बचा 1 2 और 5। अब आप ऑब्लिक हटा सकते हैं, ये हो गया 9 1 1 2 और 5, यानी 45 का क्यूब हो गया 91,125। ये है उपसूत्र अनुरूपण मेथड। उपसूत्र अनुरूपण के बाद में जो तीसरी और अंतिम विधि है वो है एकाधिकन पूर्वण। एकाधिकन पूर्वण से जब हम किसी संख्या का घन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उस संख्या को 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक भाग इकाई का अंक होगा और दूसरे बाकी जितने भी अंक बचते हैं सबको दहाई का अंक माना जाएगा। 2 भागों में बांटने के बाद निकालना पड़ेगा उसका विचलन, और इसमें भी विचलन निकालने का सूत्र थोड़ा अलग है। एकाधिकन पूर्वण में जब भी हम किसी संख्या का विचलन निकालेंगे तो यहाँ पे विचलन हो जाएगा 3 इंटू इकाई का अंक और -10। इसमें विचलन निकालने का तरीका ये रहेगा। विचलन निकालने के बाद यहाँ पे एक सूत्र है जिसमें 4 भाग है, यानी आपको संख्या के 4 भाग बनाने हैं, जिसमें पहले भाग में आपको दहाई का अंक, दहाई का स्क्वायर इंटू उसका एकाधिक करना है, मतलब दहाई के अंक का स्क्वायर करके उसको उसके एकाधिक से गुणा करना है, ठीक है। दूसरे भाग में जो दहाई का स्क्वायर है उसको गुणा करना है विचलन से, दहाई के स्क्वायर का गुणा हो जाएगा विचलन से। जो तीसरा भाग है उसमें आपको दहाई के अंक का इकाई के स्क्वायर से गुणा करना है, इकाई के स्क्वायर से गुणा करना है और साथ में गुणा करना है 3 से, मतलब दहाई का अंक इंटू इकाई का स्क्वायर इंटू 3, और तीसरे भाग में इकाई का क्यूब करना है, इकाई का क्यूब करना है। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 45, इसका करना है हमें क्यूब, ठीक है, एकाधिकन पूर्वण मेथड से। तो सबसे पहले तो इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 5, ठीक है। फिर दहाई का अंक, दहाई का अंक हो जाएगा इसमें 4, और फिर निकालेंगे विचलन, और विचलन हो जाएगा 3 इंटू जो इसका इकाई अंक है 5 और -10, तो ये हो गया 15 -10 यानी हो गया 5, ये हो गया इसका विचलन, ठीक है। अब ये सारे मान 4 भागों में लिखेंगे। पहले भाग में होता है दहाई का स्क्वायर इंटू उसका एकाधिक, दहाई अपना 4, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू इसका एकाधिक हो गया 5। दूसरे भाग में दहाई का स्क्वायर इंटू विचलन, और विचलन है अपना 5। तीसरे भाग में दहाई का अंक इंटू इकाई का स्क्वायर और इंटू 3, और तीसरे भाग में हो जाएगा इकाई का क्यूब, ठीक है। ये मान रखने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 हो गए 80, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 5 फिर से हो गए 80, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुणा किया 100, 100 को 3 से गुणा किया तो 300, और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा अंक है आप आगे भेजोगे। सबसे पहले ये 12 जाएगा आगे, तो ये हो गया 80, यहाँ पे बचा 80, और ये 12 जब इसमें चला गया तो ये हो गया 312, और पीछे बचा 5। अब यहाँ से 31 चला जाएगा आगे, तो पहले भाग में 80, दूसरे भाग में 31 जब इसमें चला गया तो ये हो गया 111, पीछे बचा 2 और 5। अब यहाँ से 11 आगे चला जाएगा तो ये हो गया 80 और 1 91, और पीछे बचा 1 2 और 5। अब आप ऑब्लिक हटा दे हुए तो ये हो जाएगा 91125, 45 का क्यूब हो गया 91,125। ये है आपकी एकाधिकन पूर्वण विधि। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपने घन ज्ञात करने की 3 विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें से पहली विधि थी निखिलम विधि, दूसरी विधि थी उपसूत्र अनुरूपण विधि, और तीसरी विधि थी एकाधिकन पूर्वण विधि। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।